सुबह के 8 बजे थे। उत्तर पश्चिम में बसे सारागढ़ी किले पर 36वीं सिख बटालियन के 21 जवान तैनात थे, जिनके चेहरे पर तनाव साफ देखा जा सकता था। और इस तनाव की वजह थी एक कोडेड मैसेज, जो कि कुछ ही देर पहले कैप्टन हुटन को मिला था। एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा देते हुए एक सैनिक बोलता है, कैप्टन हॉटन, दिस मैसेज फॉर यू। व्हाट्स इन दैट? सिपाही ऐसे गर्दन हिलाता है जैसे कह रहा हो कि उसे कुछ पता ही नहीं। कैप्टन हुटन वो पर्ची खोलते हैं और उनकी आंखें वो भयावह शब्द पढ़ रही थी जो सन 1897 के आने वाले पन्नों पर लहू की वीर गाथा लिखने वाला था। दरअसल उस कोडेड मैसेज में लिखा था, 10,000 Afghani Pathans unit is heading towards Saragari fort. यानी कि 10,000 अफगानी पठानों की सेना सारागढ़ी किले की ओर बढ़ चुकी है। कैप्टन हुटन के शब्दों को सुनते ही वहां एक खामोशी सी छा गई। बेखौफ बहती हवा में आने वाले खतरे की चेतावनी साफ सुनाई दे रही थी। भारत अफगान सीमा पर उस समय 2 किले हुआ करते थे, गुलिस्तान का किला और लॉकहार्ट का किला। इसकी सुरक्षा के लिए 21 सिखों को तैनात किया गया था। उनकी संख्या कम जरूर थी, पर इनकी बहादुरी पर ब्रिटिशर्स को पूरा भरोसा था। इन दोनों किलों के पास ही सारागढ़ी के नाम से एक चौकी थी। ये चौकी दोनों किलों के बीच कम्युनिकेशन का जरिया थी। इस चौकी की सुरक्षा की जिम्मेदारी 36वीं सिख रेजिमेंट के पास थी। सारागढ़ी में 36 सिख सारागढ़ी टाइगर्स भी कहलाते थे। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के वीर रेजिमेंट थे। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में डिसिप्लिन, इज्जत और आपसी दोस्ती बहुत मायने रखती थी। हर एक सिपाही की एक अलग कहानी थी जो उनके व्यक्तित्व को बनाने वाली विभिन्न परिस्थितियों और अनुभवों को दर्शाती थी। उन्हीं में से एक थे हवलदार ईश्वर सिंह, एक भारतीय सिख हवलदार और 36वें सिख रेजिमेंट के युद्धवीर थे। वो सिखों के इस ग्रुप को फ्रंट से लीड करते थे। वहीं सिपाही गुरमुख सिंह अपने अटल समर्पण के लिए जाने जाते थे। सिपाही भगवान सिंह एक और बहादुर सिपाही जो दुश्मन के सामने चट्टान बन खड़ा रहता था। सिपाही जीवा सिंह जिसका एक शांत घर उसका इंतजार कर रहा था। सूबेदार सुंदर सिंह के साथ खड़ा था, जो अपनी आंखों में खुद की जिंदगी भर की कहानियों का एक सार छुपा कर रखा था। 36 सिख सिर्फ सैनिक नहीं थे, वे एक मजबूत परिवार थे। जितनी भी कठिनाइयां आती वो डटकर सामना करते। कैप्टन होम्स कर्नल हॉटन के साथ आता है और कहता है, कर्नल हॉटन, आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। 36th सिख रेजिमेंट के 21 बंदे आपके सामने हैं सर। स्टैंड एट ईज। हमें एक खबर मिली थी कि बॉर्डर पर हलचल है। कुछ अफगान हमले की फिराक में हैं और ये खबर सच निकली तो मुझे लग रहा है कि ये बड़ी तैयारी के साथ आएंगे। तो आन दो साहब, हम उन्हें आराम से हरा देंगे। अगर उनके पास 300 आदमी है तो हम भी 500 के बराबर हैं। वो 300 नहीं है हीरा सिंह, वो 5,000 भी हो सकता है और 10,000 भी, और हम बस 21 है, 21, और वो बॉर्डर क्रॉस कभी भी कर सकता है। इस बात पर हवलदार ईश्वर सिंह जवाब देता है, दुश्मन चाहे 500 होवे या 10,000, चाहे वो हद पार करे या बॉर्डर, यहाँ खड़ा हर एक फौजी उनका सामना करने को तैयार है। ये मिट्टी साडी मिट्टी है साहब, साडी जमीन है। ये मिट्टी हिंदुस्तान की थी, हिंदुस्तान की ही रहेगी। बॉर्डर की लकीरों को हम मिटने नहीं देंगे साहब। हम आखिर तक लड़ेंगे और अपने खून से नई लकीरें बनाएंगे। आने दो दुश्मन को। 36वीं रेजिमेंट का हर एक फौजी उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।
तभी अचानक सारागढ़ी पर एक सैनिक भागता हुआ रिपोर्ट लेकर आता है। साहब, एक खबर मिली है, बुरी खबर। What's the bad news? साहब जी, रिपोर्टर आया है। अफगान ट्राइबल फोर्सेस हमारे नजदीक हैं। वे हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। That is certainly bad news. कैप्टन होम्स के शब्दों में टेंशन साफ झलक रही थी। कर्नल हॉटन और कैप्टन होम्स की बातें सुनकर वहां खड़े सभी सैनिक भी एक दूसरे से निगाहें मिलाते हैं। उन्हें समझ आ चुका था कि आने वाले खतरे ने उन्हें चारों ओर से जकड़ लिया है। सैनिक अब इंस्ट्रक्शन का इंतजार कर रहे थे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। पहाड़ जो इस माहौल की चुप्पी में शामिल थे, छुपा रहे थे आने वाले तूफान को, जो सारागढ़ी को अपने चपेट में लेने को बेसब्री से तैयार था। लेकिन इस बैड न्यूज के दस्तक देने के 2 दिन पहले ही कर्नल हॉटन ने सारागढ़ी को लेकर मीटिंग बुलाई थी। अटेंशन! Good morning, sir. Please be seated. Past few days have been quite eventful. I know, sir. अफगानों की हलचल हिंदुस्तान के बॉर्डर पर दिख रही है और उन्होंने हम पर हमले किए और हमारे वेपन्स भी चुरा लिए और हमारी रेजिमेंट का एक फौजी भी शहीद हो गया। I am aware of it. Yet, as we speak, फोर्ट लॉकहार्ट एंड फोर्ट गुलिस्तान के साथ अगर कोई है तो ये लाइन जो दोनों के बीच गुजर रही है वो टेलीग्राफिक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है। इससे हम एक फोर्ट से दूसरे फोर्ट तक कम्युनिकेशन कर सकते हैं। If they attack one fort, we can message the other fort for help. This line is our main line of defense. हमारा सुरक्षा कवच। हमारी पेट्रोलिंग टीम पूरी तरह से इस लाइन पर निगरानी रख रही है। Good. The surveillance shouldn't stop. Of course, sir. उस मीटिंग के जियोपॉलिटिकल डिस्कशन में इस बात पर एम्फेसिस दिया गया कि सारागढ़ी को हमारे नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है ताकि हमारी नॉर्दर्न बॉर्डर्स सुरक्षित रहें। ये जगह हमारे लिए एक की पॉइंट है जिससे दुश्मन को रोका जा सकता है। सारागढ़ी के जवानों ने अपने आप को तैयार कर लिया था, लेकिन उनके मन में एक गहरी सोच थी। हर सिपाही ने अपने परिवार, अपने बच्चों को याद किया। कुछ ने पत्नी को और कुछ ने माँ बाप को। बंकर्स में जहां फ्लिकरिंग लैंटर्न्स की हलचल से हल्की सी रोशनी हो रही थी, वहां यूनिफॉर्म पहने सैनिक आने वाले वॉर के लिए तैयार हो रहे थे। हथियार की टक-टक और सुलगती हुई अगरबत्ती की महक के बीच हर सैनिक अपने रिश्तों और जिम्मेदारियों पर विचार कर रहा था। बूटा सिंह अपने वाहे गुरु को याद करते हुए कहता है, हे वाहे गुरु, मेरी भी अरदास सुन ले। की हो गया पाजी? बार बार घर जाने की बात क्यों करते हो? ऐसा क्या है कार में? ओ चंद सिंहा, चाचा बनने वाले हो तुम सब। मुबारक पाजी, मुबारक। ओए राम सिंह, किद्दां? सब चंगा वीरे, तुसी दसो किद्दां? चंगा जी, रब की मेहर है। ओए जीवन सिंघा यारा, किस सोच में डूबा? बैसाखी आने वाली है, पिंड की बहुत याद आ रही है। बोटी ते नाल गरम गरम रोटी खाने का मन हो रहा है, पर पुत्र नाल भंगड़ा पाउण दा जी कर रहा है। सही गल कीती है वीर जी, पिंड की तो बहुत याद आती है। अरे आप लोग यूं मन उदास मत करो, जब छुट्टी मिलेगी ना तो आप आना मेरे घर। सौ रब दी, मेरी घरवाली आलू के पराठे इतने अच्छे बनाती है ना, आप लोग एक बार खाओगे ना उंगलियां छाटते रह जाओगे। हाँ पाजी, आपके घर तो अब आना ही है, पर जाई जी के हाथ के पराठे का स्वाद जो आ गया मुझ। ये सिपाही अपने परिवार और देश के लिए अपनी सरहद पर खड़े थे। हर सिपाही ने अपने मन को तैयार किया, अपने घर वालों की यादों को संभाला और ड्यूटी पे फोकस करने का ठान लिया। ब्रिटिश जहां प्रेजेंट का सोचकर एक एक कदम फूंक फूंक कर बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी जगह अफगानों द्वारा सारागढ़ी के खिलाफ साजिश रचना शुरू हो चुका था। बहुत बड़ा खतरा बॉर्डर पर मंडरा रहा था और इसका अंजाम क्या होने वाला था किसी को अंदाजा भी नहीं था। अफगान लीडर गुल बादशाह अपनी फौज से कहता है, माना समंगान घाटी
हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन एक लाइन खींच देने से ये लकीर उनकी नहीं हो जाती। समंगान घाटी के वो 2 किले मुझे किसी भी हालत में चाहिए। मेरे लिए मेरी जमीन से बढ़कर कुछ नहीं है। उसको हासिल करने के लिए मैं अपने दुश्मनों का कत्ल करने से भी नहीं कतराऊंगा, और ना ही उस इंसान का जो मुझे रोकेगा। क्यों मेरे जिहादी भाइयों, कुछ गलत कहा क्या मैंने? नहीं जनाब, हम अपना परचम लहराएंगे इसी समंगान घाटी की मिट्टी पे। उनकी बातचीत में हमारे जवानों के खिलाफ साजिश का जिक्र हो रहा था। उनका हर कदम सारागढ़ी के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड अटैक के रूप में दिखाई देने वाला था। उधर सारागढ़ी में जवानों ने महसूस किया कि दुश्मन की तरफ से आने वाला खतरा उनके दिमाग पर चढ़ चुका है, और वो अपने आप को और भी मजबूत करने का फैसला करते हैं। गोलियां कम है और बंदूकें ज्यादा। लड़ेंगे भी तो कैसे लड़ेंगे? बंदूकें दे रखी है 100 और गोलियां दी ही नहीं। अगर युद्ध हुआ तो जिंदा बचना मुश्किल हो जाएगा। गुल बादशाह को देखकर पीछे से आकर वार करता है वो। एक बार मेरे हत्थे चढ़ गया ना, उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। हवलदार ईश्वर सिंह रिपोर्टिंग साहब। कम ईश्वर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अफगान हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं सर। हमारे पास फोर्सेस कम है। I know you're absolutely right, ईश्वर सिंह। हमें किसी भी तरह अपनी फौज बढ़ानी होगी। उसकी बात को काटते हुए एक ब्रिटिश सैनिक बोलता है, But sir, इसके लिए हेडक्वार्टर्स ने मना कर दिया है। What can we do? इस वक्त हमारी कोई मदद कर सकता है तो वो तुम हो ईश्वर सिंह। वो कैसे साहब? अफगानीज युद्ध की तैयारी में है और हमें हमारी फौज बढ़ाने की सख्त जरूरत है। मैं चाहता हूँ तुम पंजाब जाओ और वहां से बहादुर सिखों को लेकर आओ जो इंडियन आर्मी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बनना चाहते हैं। आई नो यू कैन डू इट ईश्वर सिंह। आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली। सारागढ़ी में सूरज ढलने की तैयारी में था और उसी रोशनी को चीरते हुए अफगान फोर्सेस की तस्वीर उनके नजदीक आती दिखाई देने लगी। होराइजन पर दिखाई देने वाले अफगान फोर्सेस ने महसूस दिलाया कि ये लड़ाई अब असलियत में बदल गई है। ये लम्हा था जब हमारे सिखों की हिम्मत और एकता ने एक नया पन्ना खोला, जिसमें उन्होंने अपने देश के लिए लड़ने का फैसला किया। अफगान फोर्सेस पहाड़ों पर दस्तक दे चुके थे। उनका लीडर गुल बादशाह एक काले रंग के लंबे तार को हाथ में लेकर कहता है, ओए, ये क्या है? टेलीग्राफिक वायर है जनाब, यानी इन दोनों किले के बीच बरखिया पहुंचाने वाली ऐसी तार जिससे किले पर हमले के वक्त एक दूसरे को पैगाम भेज सकते हैं। अच्छा, तो इस तार के जरिए वो अपनी गिनती बढ़ाना चाहते हैं। अगर ये तार ना रहे तो जाओ, तार काट दो। दूसरी तरफ सारागढ़ी चौकी में कैप्टन होम्स अपने एक सैनिक को गुलिस्तान फोर्ट पर मैसेज देने को कहते हैं। Watson, have you sent the message yet? The telephone line is not working, sir. ये जानकर चांद सिंह बोलता है, ये गुल बादशाह की चाल है सर। उसने जानबूझकर ये तार काट दी है सर, ताकि वो हम पर टायरेंट हमला बोल सके। सारागढ़ी की हवा आज सैनिकों के मुंह को ऐसे छूकर जा रही थी जैसे मानो उन्हें चेतावनी दे रही हो। तभी एक सिख जिसको पेट्रोलिंग पर रखा गया था, उसने अपनी आंखों से होराइजन को स्कैन करते हुए देखा कि अफगान लश्कर नजदीक आ रहा है। Inform everyone. यस सर। कर फतेह। कैप्टन होम्स भागकर ऊपर जाते हैं और इस नजारे को देखकर घबरा जाते हैं। जिसका डर था वही हुआ। Everyone take positions. कुछ लोग ऊपर, कुछ लोग नीचे। ओए पाजी भागो, ओए, वो छेती छेती करो। सिख चट्टानों और खंडाकों के पीछे छुपकर वो लंबी तादाद में होने वाले टैक्टिकल ब्रिलियंस के लिए तैयार हो गए थे। सभी ने अपनी पोजीशन ले ली थी।
close the gate and seal the boundaries. Yes, sir. अफगान धीरे धीरे तेज बहती हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। कैप्टन होम्स अपनी तीखी आंखों के साथ अपने सैनिकों को निर्देश दे रहे थे। खबर लो और उनका मूवमेंट ऑब्जर्व करो। हमारे पास एक छोटा सा फायदा है और हमें उसका पूरा इस्तेमाल करना होगा। बैकअप एम्युनिशन तैयार रखो और कैप्टन ब्रिजेट से कहो मेडिकल फैसिलिटी तैयार रखे। राइफल्स, बुलेट्स, ग्रेनेड्स रेडी रखो। एक आदमी तैयार रखो और फोर्ट गुलिस्तान में एक मैसेज पहुंचाओ। कर्नल हॉटन को इमीडिएटली इन्फॉर्म करो। इस पर चंदा सिंह कहता है, पर सर, गुलिस्तान तक मैसेज पहुंचाने में और वहां से मदद मांगने में बहुत समय लग जाएगा। I know चांद सिंह। गुल बादशाह ने इसीलिए टेलीग्राफिक लाइंस काटी हैं ताकि वो हमें सरप्राइज अटैक कर सके। But I believe we will stop them before the help arrives from Gulistan Fort. और रोकेंगे नहीं साहब, हरा भी देंगे। चिंता ना करो साहब, उनमें और हम में एक ही फर्क है, वर्दी का। आप हुक्म दीजिए साहब, जीत हमारी होगी। Sir, give us the orders. No! जब तक मैं ऑर्डर ना दूं, कोई भी गोली नहीं चलाएगा। So what? But I know what I'm doing, man. मैं एक भी गोली बर्बाद नहीं करना चाहता। हमारी राइफल्स की रेंज इतनी नहीं है। दुश्मन को पास आने दो। थोड़ी देर और इंतजार किया तो दुश्मन पास आकर हमें गले लगा लेगा। वो लगता है कैप्टन के दिमाग में कुछ तो खुराफात चल रही है। Sir, the soldiers are holding their positions. They are waiting for your orders, sir. Wait, man, wait. Sir, हो सकता है ये लोग गुलिस्तान पर भी हमला कर रहे हो। वो नहीं कर सकते। वो एक समय में एक ही किला कैप्चर करने की ताकत रखते हैं। ये उनकी स्ट्रैटेजी है। Sir, they are firing. We need to retaliate. Give your order, sir. Please, give the order. We need to fire back. I want them closer. Come closer. Yeah, closer. On the count of 3, 2, 1, fire! दोनों तरफ से लगातार गोलियां चल रही थी। कुछ देर बाद कुछ पल के लिए गोलियों ने खामोशी की जुबान को चुना। युद्ध के बीच में एक छोटे से ब्रेक ने सैनिकों को कुछ सोच विचार करने पर मजबूर कर दिया। बीता सिंह, जिसकी आंखें जलती हुई आग की तरह झलक रही थी, कहता है, याद है 1 साल पहले घरवालों के साथ दिवाली कैसे मनाते थे हम लोग? बच्चों की मुस्कान वही हमें जिंदा रखती है। जीवन सिंह कहता है, मेरी बीवी हारती ने एक नई कहानी सुनाती थी। अब यहाँ वो कहानियां कितनी दूर लगती हैं। कैप्टन होम्स कहते हैं, I know boys, तुम सभी अपने घर को बहुत मिस कर रहे हो और ये शायद एक लंबी ड्यूटी है, पर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए यहाँ है। हम जीतेंगे। सारा गढ़ी तलवारों की टकरार और बंदूकों की गूंज से घिरा हुआ था। चारों तरफ से फायरिंग और दर्द में कराहने की आवाजें आ रही थी। कैप्टन होम्स अपने सैनिकों को प्रोत्साहित कर रहे थे। सोल्जर्स, हमारा मकसद साफ है। ये आउटपोस्ट हमारे देश का एक हिस्सा है और हम उसे हार नहीं सकते। हमें ये जंग जीतनी है। हम सारा गढ़ी के सैनिक हैं साहब, हार नहीं मानेंगे। और बुलेट्स लाओ, नाउ। उधर से अफगान फौज का लीडर कहता है, आगे बढ़ो, इंशाल्लाह फतेह हमारी होगी। Keep firing, boys. Keep firing. Come on. Take him away quickly. He's injured. Soldiers, bump go. कुछ देर बाद अफगानी फौजी कहता है, जनाब, हमारे आधे जिहादी मर चुके हैं। हमें अल्टाबाद कर लेना चाहिए। नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अफगानी हैं और ये जमीन हमारी है। हम अल्टाबाद नहीं करेंगे। आगे बढ़ो। ये लोग समझते हैं कि ये लैंड उनकी है,
पर मैं बोल रहा हूँ ये लैंड उसकी है जो इसको प्रोटेक्ट करेगा। ये जमीन तुम्हारी है। मैं ये नहीं जानता कि वो लोग कितने मजबूत है, पर मैं ये जानता हूँ 36th सिख रेजिमेंट जैसा रेजिमेंट कोई नहीं है। उन सभी को मार डालो। सिख अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, जिससे अफगान सेना को लड़ने में कठिनाई हो रही थी। कुछ देर बाद कैप्टन होम्स अपने पसीने को साफ करते हुए घोषित करते हैं, हाँ, हम जीत रहे हैं सोल्जर्स। हमें पीछे हटना होगा जनाब, वरना कोई नहीं बचेगा। पीछे हटो, पीछे हटो। पीछे हटो, पीछे हटो। सारे अफगानी पीछे हटने लगते हैं और धीरे धीरे वहां से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ उनको भागता देख सिख फायरिंग रोक देते हैं। Why did you stop firing? सिख कभी पीठ पे वार नहीं करता। Well, I do. We won! We won! इतना कहकर वो ब्रिटिश सैनिक फायरिंग शुरू करता है। भारी और कड़े युद्ध के बाद हमलावरों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और कई लोगों की मौत हो गई। हालांकि एक हमले को विफल कर दिया गया था, फिर भी अफगान फौजियों की संख्या पूरी तरह से कम नहीं हुई थी। Gentlemen, I want to thank you. तुम सभी ने बहुत बहादुरी दिखाई है। धन्यवाद साहब। I am really proud of you. Watson? Yes sir. Inform Colonel Houghton about today's attack immediately. Okay, boys, carry on. जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। दूसरी तरफ सारागढ़ी के कठोर पहाड़ों में जहां अफगान जनजाति के नेता एक कमरे में इकट्ठा होते हैं, वहां गुल बादशाह आता है और अपनी हार के बारे में बात करता है। तभी एक अफगानी कहता है, हमारा हमला असफल रहा और ऊपर से वो सिख ईशर सिंह सुना है पंजाब से और फौज लेकर आने वाला है। इससे हिंदुस्तानी फौज और भी मजबूत हो जाएगी। कल एक एक का कत्ल कर देंगे। इंशाल्लाह हमारे मकसद से हमें कोई दूर नहीं रख सकता। हाँ जनाब, आप ठीक कह रहे हैं। हमको बार बार हमला करना होगा। उनकी ताकत को कम करना पड़ेगा और अपनी को बढ़ाना पड़ेगा। पर कैसे जनाब? दो तरफ से तैयारी करो। हम ये जंग दो टुकड़ों में बांट कर करेंगे। पर अगला हमला कब करेंगे? ईशर सिंह के आने से पहले करेंगे। खतरनाक होगा इस बार का वार। ऐसा हमला उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। अपने बयान से गुफा के पत्थरों में गूंजते हुए असेंबली से कहता है, दोस्तों, हम उस सीमा पर खड़े हैं जहां हमें अपना हक, अपनी जमीन, अपनी परंपराओं का अधिकार वापस लेने का समय आ गया है। ब्रिटिश हमारे स्वराज में ढकेल रहे हैं। मुझे इस जंग के लिए बहादुर सिपाही चाहिए। जनाब है, जनाब है। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे जिससे हमारा सर झुके। छोटा सा था जब मेरे वालिद को मार दिया गया था। जमीन चली गई, घर चला गया, तब से भाग ही रहा हूं। जीत हासिल कहां हुई है? मेरे रगों में खून बहता है, पानी नहीं। जो मेरा है मैं उसके लिए लड़ूंगा और ये जंग तब ही खत्म होगी जब हमारी जमीन पर हमारा परचम लहराएगा। सारागढ़ी में कर्नल हुटन और कैप्टन होम्स एक दूसरे से विचार विमर्श करते हुए कहते हैं, Total 15 injured soldiers. But thanks to God, all are out of danger now. That's good, Captain. पर सर, अगली बार हमला हुआ तो गोलियां काफी नहीं होंगी।
I just hope वो लोग वापस ना आए। अगर आए तो जिंदा ना लौटे। नहीं लौटेंगे सर। इस बार 1000 आए थे, अगली बार 2000 आएंगे, फिर भी हारेंगे। जंग जीतने के लिए गोलियां नहीं लगती साहब, जज्बा लगता है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो चंदा सिंह। अगली बार अफगानीज 200 की नहीं 2000 की तैयारी करेंगे। और इस बार गुलिस्तान पे हमला हुआ तो लॉकहार्ट को मदद करनी होगी। और लॉकहार्ट पे हमला हुआ तो गुलिस्तान को हेल्प करनी होगी। हमें ऐसे कोई तरकीब सोचनी होगी जिससे हम एक किले से दूसरे किले तक मैसेज पहुंचा सकें, लेकिन ऐसी तरकीब जिसे अफगानीज टेलीग्राफिक लाइन की तरह काट ना सके और हम दुश्मन पर नजर भी रख सके। तुम ठीक कह रहे हो कैप्टन। सारा गढ़ी के पहाड़ों के अंधेरे में बूटा सिंह पेट्रोल करते करते दूर में दिख रहे एक परछाई पर ध्यान देते हैं। रहीम, एक अफगान स्काउट। उनकी आंखें मिलती गईं। उस छोटे पल में एक इंसानियत ने उनके बीच का फासला कम कर दिया। नजदीक आते हुए बूटा सिंह उससे इज्जत भरी आवाज में कहता है, सलाम भाई, हम सब यहाँ इस जमीन में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। जिंदा रहना खुदा की युद्ध है। मैं भी जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं भी आप लोगों की ही तरह हूं, जो सही मानते हैं उसके लिए लड़ते हैं। पर यहाँ जब अकेलेपन में होते हैं, युद्ध के शोर से दूर, क्या हम सभी बस एक दूसरे से जुड़ने का मन नहीं होता? जब रहीम ने महसूस किया कि उनकी भी तकलीफों में हम सबको एक दूसरे से जुड़ने का मन होता है, तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसने कहा, बिल्कुल भाई, युद्ध में सिर्फ सीमाओं की नहीं बल्कि गोलियों के बीच छुपी दर्द भरी आवाज भी एक होती है। सिख सैनिक अपनी बहादुरी और समर्पण के साथ अपनी पगड़ी को इज्जत और शक्ति का प्रतीक रूप में धारण करते थे। अफगान स्काउट भी अपने कर्तव्य में दृढ़ यूनिफॉर्म के पीछे व्यक्ति को देख रहा था। दोनों योद्धा अपने काम से जुड़े सारा गढ़ी के कठिन स्थल में अपने साझे दुख को समझ गए। सारा गढ़ी में तनाव का माहौल था और ईश्वर सिंह अपने और सिख साथियों को लेकर आ चुका था। उसको आते देख कैप्टन होम्स के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। He did it! ईश्वर did it! वो हमारी आशा है, ईश्वर सिंह। सर, वेलकम बैक ईश्वर सिंह। मुझे तुम्हारी वापसी का बेसब्री से इंतजार था। धन्यवाद सर। मैं माफी मांगना चाहूंगा साहब। आपने 100 बंदे लाने को कहा था, मैं बस 20 बंदे ही ला पाया। ईश्वर सिंह, पिछले कुछ हफ्तों से I had to face a lot of opposition, पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा था और तुमने वो भरोसा टूटने नहीं दिया। Well done! दूसरी तरफ दुश्मन फिर से हमले की तैयारी कर रहा था। हमारा सामना इन अंग्रेजों से नहीं, इन हिंदुस्तानी सैनिकों से है। एक बार अंग्रेजों को मारना तो आसान है, लेकिन ये सिख फौजी कहते हैं एक एक सिख 1.25 लाख के बराबर है। एक फौजी 20 लेकर आया है और हम सब 2000 है। बहुत हुआ जीत का इंतजार। अब रुकना तभी है जब उन सब की लाशों के बीच हम अपना परचम समंगाती पे लहराएंगे। दूसरी तरफ दुश्मन के वापस हमले का फिर से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मीटिंग हो रही थी। अगर किसी भी फोर्ट पर हमला हुआ तो दूसरे फोर्ट के सोल्जर्स वक्त पे हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों फोर्ट्स के बीच की कम्युनिकेशन जीरो हो चुकी है। इससे खतरा भी बढ़ गया है, इसीलिए हमें सिक्योरिटी पोस्ट बनानी होगी। इस पर कर्नल हॉटन कहता है, क्या ये सही होगा? What other choice or solution do we have? दोनों फोर्ट्स की सुरक्षा के लिए कुछ तो करना होगा। सॉल्यूशन है सर। What's on your mind, ईशा? सर जी,
दोनों फोर्ट्स के बीच में कोई टूटा हुआ किला है हाइट पे। यहाँ हम एक पोस्ट खड़ी कर सकते हैं। लॉकहार्ट और गुलिस्तान को वो पोस्ट जोड़ देगी साहब। और तो और अगर दुश्मन ने हमला किया तो इनको पहले इस पोस्ट का सामना करना होगा। और तो और दोनों फोर्ट्स के बीच का कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। I think we should go along with it. मुझे मेरे सोल्जर्स पर पूरा भरोसा है। इस पोस्ट का नाम क्या होगा? इस गांव का नाम सारागढ़ी है, तो इस पोस्ट का नाम होगा सारागढ़ी पोस्ट। बहुत जल्द सारागढ़ी पोस्ट तैयार हो गई थी और उनकी पोजीशन मजबूत थी। साथ ही साथ जंग की तैयारी हो रही थी। दोनों तरफ गर्मा गर्मी का माहौल था। अफगानी गुल बादशाह कहता है, इस बार जीत हमारी ही होनी चाहिए। कर फतेह। आने दो उनको, ऐसा सबक सिखाएंगे अगली बार अफगानी पैदा होने में बार बार सोचेंगे। ये है सारागढ़ी पोस्ट का बॉर्डर। दुश्मन के लिए यही एक रास्ता है। ईशा, तुम और तुम्हारे साथी सारागढ़ी पोस्ट के बाएं तरफ रहोगे और बाकी सोल्जर्स मेरे साथ पोस्ट के दाएं तरफ रहेंगे। सभी अपनी पोजीशन पर जाओ। जैसे ही ये लोग इस रास्ते से सारागढ़ी पोस्ट की तरफ बढ़ेंगे, तभी ब्रिटिश इंडियन ट्रूप्स उन पर हमला बोलेगा। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑपरेशन के वक्त हम आपस में सीक्रेट कोड में बात करेंगे, मैना की आवाज में। इस इलाके में भारी तादाद में मैना है, तो दुश्मन को नहीं समझ आएगा ये हमारा कोड है। सर जी, दुश्मनों का तो ठीक है, पर हमें कैसे समझ आएगा ये आवाज मैना की है या हमारे फौजियों की? एक्सीलेंट क्वेश्चन। सिंगल सिटी मतलब हमें इंतजार करना है और अपनी अपनी पोजीशन पर ही रहना है। 2 सीटी का मतलब दुश्मन आ चुका है और लंबी सीटी का मतलब होगा फायर। हम सभी की नजर होगी गुल बादशाह पर। समझ लो साहब, गुल बादशाह के पास बची गिनी चुनी सांसें हैं। अब तो उसकी लाश ही जाएगी यहाँ से। Now is the time to go, boys. Good luck. यस सर। पोजीशन लेने के कुछ देर बाद अफगानी की तरफ से हलचल दिखने लगी। ओए, सभी तैयार हो जाओ। ओए, नजर आगे, हथ बंदूक पे, एक भी बचना नहीं चाहिए। आने दो इनको। जैसे सिग्नल मिलेगा सारी गोलियां उतार देनी है इनके अंदर। फायर! एक भी बचना नहीं चाहिए साथियों। ये अंग्रेज और सिख दोनों चुप कर बैठे हैं। इनको बाहर निकालना होगा। साथ मिलकर हमला बोलना पड़ेगा। हमला! फायर! वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। पास आ रहे हैं, बस सोए। उठो और चलो, एक एक और मार गिराते हैं। एक एक छड़ना नहीं है। चलो। जनाब, हम जैसा चाहते थे वैसा ही हो रहा है। हमारे दुश्मन बिल से बाहर आ रहे हैं। बंदूक के बिना भी सिख सैनिक तलवार से लड़ते हुए अफगानिस्तानियों को धूल चटा रहे थे। पहाड़ की तरह अटल खड़े सिख जंग के मैदान में अफगानियों से मानो कह रहे हों, ये मिट्टी हमारी है,
हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन हमारी मिट्टी पर एक आंच नहीं आने देंगे। एक अफगानी सैनिक अपने दल को हारता देख बिगुल बजाता है। ये बिगुल सुनकर ईश्वर सिंह के कान खड़े हो जाते हैं और वो ऊपर की ओर देखता है तो चारों तरफ से उनको गुल बादशाह और उसके आदमी घेर चुके थे। ईश्वर सिंह टेंशन भरी आवाज में अपने कैप्टन को कहता है, सर ऊपर देखिए, गुल बादशाह। कैप्टन ऊपर देखता है और वो खौफनाक मंजर देखकर घबरा जाता है। गुल बादशाह अपने दल से कहता है, अटैक! कम ऑन बॉयज, हम हार नहीं मान सकते। याद रखो, ये लैंड हमारी है, हम उनको अपनी जमीन नहीं लेने देंगे, हमें लड़ना होगा। कैप्टन साहब, हम सिख फौजी हैं। सिख फौजी 1.25 लाख के बराबर होता है। आज हम इन अफगानिस्तानियों को दिखा देंगे सिख की ताकत क्या है। सारा गढ़ी पोस्ट हर तरफ गोलियों की गूंज से कांप रहा था। चारों ओर हवा, धूल और बारूद की बुआ रही थी। अफगानियों के लगातार हमले से हमारे फौजी जख्मी होकर जमीन पर गिर रहे थे। ओए बट्टे, जल्दी से किले लेकर जाओ इनको। छेती करो, हमारी फौज खतरे में। तुसी जाकर कर्नल को इन्फॉर्म करो, लॉकहार्ट किले में। जल्दी जाओ। अफगानी धीरे धीरे अंग्रेजों की इंडियन आर्मी पर भारी पड़ रहे थे। हर तरफ अफगानी सैनिकों के साथ साथ सिख सैनिक भी जख्मी दिखाई दे रहे थे। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कैप्टन होम्स अपने सोल्जर्स को आदेश देते हैं, सोल्जर्स स्टेप बैक, पीछे हटो, स्टेप बैक। सिख सैनिक दुश्मन की वार से बचते हुए पीछे हट रहे थे कि तभी दुश्मन राम सिंह पे वार कर देता है। राम सिंह की चीख पहाड़ों में गूंज उठती है। ईश्वर सिंह राम सिंह को देखकर चिल्लाता है, राम सिंह फिर भी उसी जंग में टिका रहा और दुश्मनों की वार का मुंह तोड़ जवाब देता रहा। दुश्मन एक एक करके सभी को टारगेट कर रहे थे। वो सिख की फौजों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। गुल बादशाह कहता है, ओए, यही है ना ईश्वर सिंह? इसी का तो मुझे बेसब्री से इंतजार था। इस गंजीज पे निशाना लगा। ओए, अफगानी अपने लीडर की बात मानकर ईश्वर सिंह पे निशाना लगाकर अपनी अपनी गन उसकी ओर फायरिंग करते हैं। दूसरी तरफ ईश्वर सिंह अपने साथी राम सिंह को बचाने उसकी ओर बढ़ रहा था कि तभी उसकी पीठ पे एक गोली आकर लग जाती है और उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो गिर पड़ता है। अंग्रेजों को एक सबक मिल ही गया होगा। इनको हमसे बराबरी नहीं करनी चाहिए। राम सिंह चिल्लाता है, ईश्वर पाजी। ईश्वर सिंह को गिरता देख सारे सैनिक अफगानियों पे टूट पड़ते हैं। बम की बरसात करके उनको जंग छोड़कर भागने पर मजबूर कर देते हैं। राम सिंह ईश्वर सिंह को किले में ले जाता है और उनको बोलता है, पाजी, आंख खोल के रखो पाजी, साथ न छटना पाजी। राम सिंह उस समय को याद करते हैं जब सारागढ़ी के वीर जवानों को एक महत्वपूर्ण मिशन के लिए रिक्रूट किया गया था। हर एक सैनिक अलग अलग समाज से आए, अपने अपने सपनों और आशाओं को लेकर इकट्ठे हैं। कैप्टन सिंह, एक नेता, उनके सामने खड़ा है, जिनकी आंखों में जिम्मेदारी का बोझ दिखाई दे रहा था। दोस्तों, ये सफर हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भरा होगा। सारागढ़ी हमारे देश का गर्व है और इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। कैप्टन सिंह के शब्द गूंजते हैं जो रिक्रूट्स के कानों को छूकर उनके दिल तक पहुंचते हैं। एक नया रिक्रूट धीरे से पूछता है, सारागढ़ी क्या है सर? कैप्टन सिंह जवाब देते हैं, ये एक खास जगह है जहां हमें अपने देश की रक्षा करनी है और इस सफर में हम एक साथ हैं। क्या आप लोग साथ देंगे इस सफर में? यस सर। कांट हियर यू, लाउडर। यस सर। ट्रेनिंग का शेड्यूल टफ ड्रिल्स के साथ शुरू होता है। हर सोल्जर अपनी लिमिट्स को पुश करने की कोशिश करता है। अनुभवी ट्रेनर्स जो कि खुद पसीने में भीगते हैं, देखते हैं और सोल्जर्स को फिजिकली और मेंटली शेप कर रहे हैं।
कैप्टन सिंह मोटिवेट करते हुए कहते हैं, कम ऑन बॉयज, थकना नहीं है। मैं जानता हूं ये टफ है, पर यही हमारे हौसले को और भी बुलंद बनाएगी। शुरुआती दिनों में जो सैनिक अलग अलग परिस्थितियों और क्षेत्रों से आए थे, उन्हें सेना जीवन में अड़चनों का सामना करना पड़ा। दिन गुजरने के साथ उनके आंतरिक भेदभाव धीरे धीरे घुल जाते हैं और उनके बीच एक साझा उद्देश्य और उनके कर्तव्य द्वारा मांगी जाने वाली बलिदानों की गहरी समझ होती है। सारागढ़ी में लगातार चल रही लड़ाई, जिसमें पहले गोलियों और भयानक शोर गूंज रहा था, अब एक अजीब सी शांति में बदल गया। जल्दी ईशर को चेक करो कैप्टन ब्रिजेट। डोंट वरी कैप्टन, ही विल बी ऑलराइट। डॉक्टर, ईश्वर पाजी ठीक तो हो जाएंगे ना? जब तक होश नहीं आएगा तब तक कुछ कह नहीं सकते। कैप्टन होम्स डॉक्टर के इन शब्दों से निराश होकर चुप्पी साध कर बैठ गए। तभी कर्नल हॉटन उनसे कहते हैं, कैप्टन, आर यू ओके? ये सब मेरी वजह से। What do you mean? I underestimated the power of Afghans, और तभी ईशर सिंह is fighting for his life. I don't know he will survive or not. साहब जी, ईश्वर पाजी फाइटर है, मौत ने भी हार जाना है उनके सामने। डॉक्टर लगातार ईश्वर सिंह की जान बचाने में लगे हुए थे और दूसरी तरफ सारे सिख सैनिक ईश्वर सिंह की हालत को लेकर बहुत परेशान थे। बूटा सिंह ईश्वर सिंह को यूं लेटा देख रोने लगता है। उसको देख ब्रिटिश सैनिक उससे कहता है, परेशान मत हो बूटा, ईश्वर सिंह बहुत हिम्मत वाला है, कुछ नहीं होगा इसे। सारे सैनिक एक गोलाकार में बैठते हैं। उनकी नजरें मिलती हैं, जो थकान और एक डर का एहसास करा रही होती हैं। तभी इस चुप्पी को तोड़कर जीवन सिंह कहता है, वाहे गुरु रहम करे, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। बूटा सिंह दूर बैठा अपने ईश्वर पाजी के लिए अपने महाराज को अरदास कर रहा था कि ईश्वर को ठीक कर दे। एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आध सच जुगाध सच है भी सच नानक होसी भी सच। उसको देख राम उसके पास जाकर कहता है, पाजी, सब मेरी वजह से हुआ है। ना ईश्वर पाजी मुझे बचाने आते, ना ये सब। तू मन छोटा ना कर राम, महाराज सब ठीक करेंगे। सबकी अरदास वाहे गुरु ने आखिर सुन ली और कैंप में फिर से एक बार खुशी छा गई। ईश्वर पाजी को होश आ गया, ईश्वर पाजी ठीक हो गए। सारागढ़ी पोस्ट पर जो कुछ भी हुआ, उसके लिए एक मीटिंग बुलाई जाती है। उस मीटिंग में कैप्टन होम्स कर्नल हॉटन से कहते हैं, ये जो भी पोस्ट सारागढ़ी में हुआ अच्छा नहीं था। हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। But what can we do, Captain? कैप्टन होम्स कुछ बोलते ही तब तक दरवाजे पर खटखटाहट होती है। Come in. अब कैसी तबीयत है ईश्वर सिंह? ठीक है सर, दूसरे हमले के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। Let's hope अगला हमला इतनी जल्दी ना हो, पर अपनों की रिकवरी देखकर अच्छा लग रहा है। शुक्रिया सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी सर। हाँ बोलो ईश्वर सिंह। सर, हमने रेजिमेंट अब 2 नए पोस्ट में बांट ली है। हमें अपनी मेडिकल टीम को बढ़ाना होगा और हमें नए बंदों की भी जरूरत पड़ेगी साहब, ताकि वक्त आने पे वो हमारे काम आ सके। ठीक है, थैंक यू ईश्वर सिंह। सर। वहीं दूसरी ओर अफगानी गुल बादशाह अपने सैनिकों से कहता है, सभी तैयार है? जी जनाब। जनाब, इस बार कैसे हमला करना है? पहले जो सोचा था वैसे? नहीं, पहले हमने सोचा था दोनों किले और सारागढ़ी पोस्ट पर एक साथ हमला करने का, लेकिन खबर आई है कि अंग्रेजों ने और सैनिक और बम बारूद मंगवा लिए हैं। हमारा एक साथ एक ही जगह पर हमला करना सही होगा, तभी फतेह हमारी होगी। इंशाल्लाह। सूरज पहाड़ों की गोद में जा चुका था। हवाओं ने रुख मोड़ ली थी, जैसे चंचल सी हवा मानो तूफान में बदलती जा रही थी।
एक सिख सैनिक सारागढ़ी पोस्ट के ऊपर पेट्रोलिंग कर रहा था। तभी उसे 1000 की संख्या में अफगानी सैनिक सारागढ़ी पोस्ट की ओर आते हुए दिखते हैं। वो जोर से आवाज लगाता है, ईश्वर पाजी। ईश्वर सिंह भाग के आता है। क्या हुआ वीरे? पाजी, अफगानी सैनिक 1000 की संख्या में इसी तरफ आ रहे हैं। ओह वाहिगुरु, क्या हुआ पाजी? वही जिसका डर था, आ गए अफगानी। जंग का आरंभ हो रहा था। ईश्वर सभी को तैयार रहने को कह रहा था। तभी हीरा सिंह दौड़ता हुआ ईश्वर सिंह के पास आता है। पाजी, पाजी, आपने देखा दुश्मन को? ईश्वर उससे कहता है, हमला होने वाला है हीरा। हीरा सिंह चिंता और हड़बड़ाहट में कहता है, पाजी, गुल बादशाह अपनी पूरी फौज के साथ वापस आ रहा है। 10,000 से भी ज्यादा बंदे हैं उसके पास। कुछ तोपे भी लेके आया है। पाजी, कितनी है मैं गिन नहीं पाया। तोपे? हाँ, चलो ओए, तैयार हो जाओ। गोले तैयार रख, मशाले भी तैयार रखो और गोलियां ले आओ। ईश्वर सिंह अपनी बुलंद आवाज में सबको आदेश दे रहे थे। और जब तक मैं ना बोलूं कोई अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगा। हीरा और राम सिंह एक साथ कहते हैं, पाजी बस हुक्म करो, करना की है बताता हूं काके। दुश्मन पे आंख टिका के रखो। आप बस हाँ करो पाजी, एक एक गोली से दुश्मन के सीने को छलनी कर देंगे। एक भी बंदा गोली नहीं चलाएगा जब तक मैं ना बोलूं। और हीरा पाजी और राम पाजी, आप दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। जहां हमने जली हुई लकड़ी रखी है ना, वहां जाकर मिट्टी का तेल डालकर बारूद जल्दी रख दो। जी पाजी। ईश्वर सिंह दुश्मनों की तरफ देखकर अपने फौजियों को कहते हैं, दुश्मन की तरफ से तीर का वार आने वाला है। सब अपने बचाव के लिए तैयार हो जाओ। सभी शील्ड लेकर आते हैं। सारे फौजी युद्ध के लिए तैयार थे। जंग शुरू होती है। हर तरफ गोलियों की आवाजें गूंजने लगती हैं। जैसे जैसे दुश्मन पास आ रहे थे, वैसे वैसे बारूद अपना कमाल दिखा रही थी। पर दुश्मन की संख्या इस बार ज्यादा थी। हीरा सिंह चिल्लाता है, हमारी बिछाई हुई जाल को काट कर दुश्मन पास आ रहा है पाजी। ऑर्डर दे दो पाजी। ईश्वर सिंह उसे जवाब देते हैं, ओ नहीं ओए, इस बार पहला हमला गुल बादशाह करेगा, हम नहीं। दुश्मन को आगे आने दो। सिख चिल्लाकर कहते हैं, हाँ पाजी, आने दो इनको। इनको हमारे हाथ ही मरना लिखा है। आओ गुल बादशाह, तेरी खोपड़ी सबसे पहले मैं उड़ाऊंगा। बुत्ता सिंह कहता है, आओ कमीनों, बताता हूँ तुम लोगों को हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखने का अंजाम क्या होता है। ईश्वर सिंह अपने फौजियों को तैयार करते हुए चिल्लाता है, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। दूसरी तरफ गुल बादशाह ने तोपों को आगे बढ़ाने का हुक्म दिया और निशाना लगाकर तोप चलाने को कहा। चलो सब अपनी पोजीशन पे, हाथ खोले, तैयार है पाजी। फायर। सारागढ़ी के पहाड़ों को इन गोलियों की गूंज ने और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया था। ओए काके, डर गया कि? गोली मार। डरे मेरे दुश्मन पाजी, जब तक मैं जिंदा हूँ उनका एक भी आदमी हमारी जमीन पर कदम नहीं रख सकता। सिख फौज जो पहले ही एक भयानक दुश्मन के खिलाफ बचने की मुश्किल से जूझ रही थी, जंग के साथ साथ उन लोगों को नई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। उनके सिख सैनिक एक एक करके घायल हो रहे थे। हीरा सिंह को गोली लग चुकी थी, पर उसको दूसरे सैनिक कवर करते हैं तो वो हीरा सिंह उनसे कहता है, पाजी जाओ, अपना फर्ज निभाओ। हीरा पाजी। हीरा सिंह अंतिम बार जोर लगाकर कहता है, राम, इनको छोड़ना नहीं। फिर उसके कानों में हीरा के अंतिम शब्द गूंज उठते हैं और राम सिंह जोर से चिल्लाता है, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। ईश्वर सिंह अपने थके हारे जवानों से बात करते हुए कहते हैं, वीरे, हमारा इरादा दृढ़ रहा है, लेकिन हमारे पास कमियां हैं। रसद कम है, गोलियां खत्म हो रही हैं। हम अपनी सीमा पर खड़े हैं, लेकिन याद रखो, ये टूटने का पॉइंट ही होता है।
जब हीरोज निखर के आते हैं। एक सैनिक ने अपना ख्याल व्यक्त किया। पाजी, दुश्मन बार बार आता है और हम खाली पेट लड़ रहे हैं। हम कितना और टिक सकते हैं? ईश्वर सिंह ने सैनिक से आंख मिलाकर जवाब दिया। अमरजीत, एक सैनिक की शक्ति सिर्फ उसके सामान में नहीं बल्कि उसके जज्बे में होती है। हम सिर्फ हथियार से नहीं, अपने देश और लोगों को बचाने के इरादे से लड़ते हैं। ये एक परीक्षा है और हम सह लेंगे। राम सिंह बोला। पाजी सही कह रहे हैं। हमारे शरीर थक जाएं, लेकिन हमारी आत्मा अटल है। सारागढ़ी पोस्ट को बचाने के लिए जैसे ये लगातार युद्ध चल रहा था, उस जंग में न जाने कितने वीर सैनिकों ने कुर्बानियां दी हैं। सारागढ़ी के सैनिकों ने भी अपने दोस्तों, अपने भाइयों को इस जंग में खो दिया। इसी बात से चुपचाप लड़ रहे सारे सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए गन फायर की गूंज के बीच ईश्वर सिंह कहते हैं, वीरों, हर एक की कहानी में एक असली शेर छुपा हुआ है। आज अपनी हिम्मत और कुर्बानियों का समय है। ईश्वर सिंह, वीर नेता, अपने थके हारे सैनिकों को इकट्ठा करते हैं और गन फायर की गूंज के बीच एक दिलचस्प बातचीत शुरू करते हैं। अमरजीत, एक जवान सैनिक, अपने गांव की कहानी सुनाता है। पाजी, मेरे माँ बाप का सपना था कि मैं फौजी बनूं। मैं यहाँ अपने देश के लिए खड़ा हूँ और मैं उनके सपने को हकीकत बनाने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहते समय उसकी आंखों में देशभक्ति की चमक साफ झलक रही थी। जीवन सिंह चोट खाकर भी अपनी बहन ने अपनी कलाई में सुरक्षित धागा बांधने की याद सुनाता है, जब वो युद्ध के लिए निकला था। पाजी, ये धागा मेरी बहन का प्यार है। मैं जीत के लौटूंगा इस धागे को साथ लेकर। राम सिंह कुर्बानी पर विचार करते हुए कहता है, हमारे वीर महान हैं और हम उनके साथ हैं। सारागढ़ी में हो रही जंग में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था, पर हमारे वीर सैनिक भी दृढ़ता के साथ उनका सामना कर रहे थे। ईश्वर सिंह की आवाज सैनिकों को हिम्मत दे रही थी। ईश्वर सिंह कहते हैं, ओए बूटा, सुंदर, राम, मेरी बात सुन। जी बाजी। ये 100 बंदों का दस्ता पूरा खत्म हो जाना चाहिए। ईश्वर सिंह चिल्लाते हुए कहते हैं, ये हुई ना बात मेरे फौजियों। गुल बादशाह दूर खड़ा देख अपने आदमियों से कहता है, मेरे सबसे बहादुर सैनिक शहीद हो गए। हमको नए तरीके अपनाने पड़ेंगे वीर। जब सूरज सारागढ़ी को बादल से ढांक रहा था, ईश्वर सिंह को महसूस हो गया कि हवा में कुछ बदल गया है। वीरों, तैयार रहो। दुश्मन अब नए तरीके से हमला करने वाला है। बूटा सिंह जंग के मैदान की तरफ देखते हुए कहता है, बाजी, ये अफगान लोग हमें नए तरीके से डराने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हमारा जज्बा उनकी चाल से बड़ा है। राम सिंह अपनी चोट के बावजूद कहता है, बाजी, इनकी कोशिश है हमें तोड़ने की, पर हम तो एक साथ हैं और हमारा एक इरादा है, देश की रक्षा। जब अफगान अपने नए तरीके से सामना करते हैं तो सिख गन फायर में भाग लेते हैं और उनको ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। सारागढ़ी पोस्ट के लिए होने वाले इंटेंस युद्ध का एक महत्वपूर्ण पल आता है, जब किले की सुरक्षा का समय आता है। सिख सैनिक जो पहले से ही एक लंबी लड़ाई से थक गए हैं और भारी संख्या में दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्हें दुश्मन को किले के अंदर प्रवेश करने से रोकने के लिए आगे आना पड़ता है। ईश्वर सिंह मंजर का जायजा लेते हैं, किले की सुरक्षा को गंभीरता से समझते हैं। उन्होंने गन फायर के शोर में ऊपर बुलंद आवाज से अपने थके हारे साथियों को जुटाकर कहा, वीरों, दुश्मन ने हमारे बचाव को तोड़ दिया है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा खतरा है। आज हमारे अंदर का असली शेर बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है। आज हमें और भी मजबूत रहना होगा। वीरों, तैयार हो जाओ किले की रक्षा करने के लिए। जंग धीरे धीरे अब कब्रिस्तान में बदल रही थी। हर तरफ लाशें बिछी थी और चारों तरफ बस गोली की गूंज सुनाई दे रही थी। हवा में भी वो ताजगी नहीं थी। अफगानी सैनिक ने सारागढ़ी किले को तोड़ने की। तुम्हारी आधी से ज्यादा फौज मर चुकी है ईश्वर सिंह, लेकिन ईश्वर सिंह तैयार है।
जब गोलियां लगातार चल रही हैं, तब उन्होंने अपने थक गए साथियों के साथ एक छोटी सी बातचीत की। माहौल थोड़ा थका हुआ है, लेकिन ईश्वर सिंह के शब्दों ने एक नई ऊर्जा का माहौल भर दिया है। राम सिंह ने दुश्मन की तरफ बढ़ने वाले फोर्सेस की तरफ इशारा किया। भयंकर हाहाकार के बीच में ईश्वर सिंह ने हिम्मत से कहा, ओए, ये शहीद हुए हैं। वो अपनी माँ की गोद में सो रहे हैं। जब तक मैं खड़ा हूँ, कोई इनको हाथ नहीं लगा सकता। तेरा ख्वाब खा भी रह जाना है। बाजी, ये जंग हमारे लिए एक इम्तिहान है, पर हम तैयार हैं इस इम्तिहान को पूरा करने के लिए। शाबाश मेरे शेरों। ओए गुल बादशाह, जब तक मैं जिंदा हूं, कोई मेरी मिट्टी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सैनिक तैयार हो जाते हैं। जब वे अफगानियों की तरफ बढ़ते हैं, गन फायर शुरू हो जाती है और ईश्वर सिंह आवाज ऊंची करता है, वीरों, लड़ते रहो। अफगान सैनिक अपने बादशाह को कहता है, जनाब, सारे सैनिक धीरे धीरे मर रहे हैं। गुल बादशाह कहता है, शाबाश, एक भी सैनिक जिंदा नहीं बचना चाहिए। तभी सैनिकों की गोली आकर उनके आदमियों को लगती है। गुल बादशाह गुस्से में चिल्लाता है, ईश्वर सिंह, तुम्हें मौत से डरना चाहिए। ईश्वर सिंह कहता है, ओए गुल बादशाह, हमने तुम्हारे 3000 से भी ज्यादा सैनिकों को खत्म कर दिया है। मौत का डर हमें नहीं, तुम्हें लगना चाहिए। अब सिख सैनिक लगातार अफगानों को किले में घुसने से रोक रहे थे। हाथ गोला फेंक रहा राम सिंह चीखता है, ओ जा ओए, एक एक को गोली से उड़ा दूंगा, छटना नहीं ओए। तभी जीवन सिंह को राम सिंह कहता है, बाजी, मेरे पास एक तरीका है, रुको, अभी आया। ठीक है बाजी। तभी राम सिंह पत्थर उठाकर लाता है और जो दुश्मन किले पर चढ़ रहे थे उन पर फेंकने लगता है। तभी उससे जीवन राम को कहता है, ये हुई ना बात काके। इसी बीच एक सैनिक घायल हो जाता है तो जीवन गरम गरम कढ़ाई का तेल लाता है और उनके ऊपर डालते हुए कहता है, कभी नो, आज नहीं छोड़ूंगा। आज ये जीवन सिंह तुम लोगों पे गरम गरम पराठे सेकेगा। ये हमारी मिट्टी है, इसमें अफगानी को कदम तक नहीं रखने देंगे। सिख सैनिक बहादुरी से लड़ते हुए दुश्मन को पीछे धकेलते हैं। ईश्वर सिंह, जो 20 सिखों को लेकर अकेले लीड कर रहे थे, उन 10-12 हजार अफगानियों से लड़ने में वो अपनी मजबूती का प्रदर्शन दिखाकर अपनी लीडरशिप निभा रहे थे। उनको देख बाकी जवानों में भी जोश आ चुका था। ये युद्ध धीरे धीरे अब काला रूप ले रहा था। ना जाने ये रात कैसी सुबह लेकर आने वाली थी। सैनिक नई एनर्जी के साथ टकरार के लिए तैयार होकर अफगानी सैनिकों को कड़ी टक्कर देते हैं। भारी मुश्किलें होने के बावजूद ईश्वर सिंह अपनी लीडरशिप के द्वारा अपने सैनिकों को लगातार प्रेरित कर रहा था। युद्ध के मैदान में जहां उनके साथी थक गए हैं, ईश्वर सिंह उन्हें हौसला देने से पीछे नहीं हटा। ईश्वर सिंह अपने फौजियों को कहते हैं, किसे लगता है मौत का डर? हाँ, मौत का डर ना बंदे को मौत से पहले मार देता है। बोलो, कौन है बुज़दिल? कौन है? कोई है? नहीं पाजी। ईश्वर सिंह कहते हैं, जब हमारे मन में मौत का डर आ जाता है ना, तब हमारे अंदर नसों में बहता खून पानी बन जाता है कोई बंदा यहाँ पे जिसकी रगों में पानी बह रहा है कोई? नहीं पाजी। ये जंग तलवारों या बंदूकों से नहीं जीती जाती, न बड़ी बड़ी बातों से जीती जाती है। जंग तो हौसले से जीती जाती है, हिम्मत से जीती जाती है, ना हारने वाले जज्बे से जीती जाती है। ओए बूटे, क्या हुआ? खड़े हो जा। ये जो बंदा है ना गुल बादशाह, इसके इरादे नापाक हैं। हमारी जमीन पर अपना परचम लहराना चाहता है। धीरे धीरे ईश्वर सिंह के शब्दों से सैनिकों के मन में फिर से आत्मविश्वास जाग रहा था और सभी एक एक करके फिर से अपनी बंदूक उठाकर जंग में भाग लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे। याद रखो वीरो, हमें इस पोस्ट की ऐसी रक्षा करनी है जैसी हम अपने परिवार की करते हैं। बोलो, करेंगे या नहीं?
करेंगे पाजी। हमारी जमीन पर ये कब्जा करना चाहते हैं, उससे पहले इनको हमारा सामना करना होगा। जी पाजी। ये जो सांस है ना, हमारी नहीं है, ये सच्चे बादशाह की है। कोई सवाल ते शक है? नहीं पाजी। ईश्वर सिंह की चीख इस युद्ध भरे मैदान में भी साफ सुनाई दे रही थी। युद्ध के इस भयंकर दृश्य ने सबको झकझोर के रख दिया था। जब जंग के मैदान में तेज टकरार हो रही थी, गोलियों की आवाज और भयानक अशांति हवा में फैल रही थी, तो इसी भयानक हलचल में एक जख्मी दुश्मन बेबस जमीन पर गिरा पड़ा था, दर्द में कराह रहा था। उसकी दर्द भरी आवाज सुन एक सिख सैनिक इस हलचल में उसके पास जाता है और उसके पेट में चुभे तलवार को निकाल रहा था। अफगानी ने सवाल किया, मुझे क्यों बचा रहे हो? इस तलवार से तो मेरी मौत लिखी थी। तुम मुझे जिंदगी क्यों दे रहे हो? सिख सैनिक ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, हमारे वाहिगुरु हमें ये सिखाते हैं कि हमारी तलवार किसी की जिंदगी लेने के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी बचाने के लिए है। हर एक पल जहाँ वाहिगुरु की मेहर होती है, वहाँ जिंदगी भी उनकी मेहरबानी का सबक बन जाती है। तो दोनों की आंखें टकरा गईं और अफगानी सैनिक सिख सैनिक की ओर देखता हुआ हैरान होकर कहता है, तुम क्यों? सिख सैनिक शांत और मजबूत दृष्टिकोण के साथ कहता है, हर इंसान की जिंदगी की अहमियत होती है, ये हमारे संस्कार है। फिर सैनिक जख्मी दुश्मन की मदद करता है, उसकी सहायता करता है और उसको एक सुरक्षित जगह पर बैठा देता है और जाते जाते उससे कह जाता है, हम सिख हैं और हमें ये संस्कार मिले हैं कि मरते हुए को बचाना गद्दारी नहीं, इंसानियत है। हमारे जवान जब शहीद होते हैं ना, हम अपने जवानों के लिए अंतिम संस्कार भी करते हैं, पर तुम्हारे लोग निहायती गिरे हुए हैं। तुम्हारे लोग तुम लोगों की लाश लेने तक नहीं आएंगे। चिल कौवे गिद्ध नोच खाएंगे तुम लोगों को। रातों का पहरा बढ़ता गया और जैसे ये अंधेरी रात ढल रही थी, जंग अब अपने रंगीन पंख लेकर अफगान की ओर बढ़ रही थी। मौसम ने एक उदासी भरा रूप धारण कर लिया था, जैसे कि ये प्रकृति किस्से की गहराई में डूब गई हो। जब सिख्स ने देखा कि वे दुश्मनों के जाल में फंस गए हैं, दूर से आने वाली बंदूक की धमाकों की गूंज दूर दूर तक फैली हुई थी। हर तरफ से घेरे गए सिख्स के चेहरे गंभीर थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ मजबूती से मिलकर एक घेरा बनाया। ईश्वर सिंह, जिनकी आंखों में वो जलती हुई आग दिखाई दे रही थी, अपने साथियों से कहते हैं, वीरों, हम मुश्किल के खतरे में खड़े हैं, लेकिन हमारा जज्बा टूटना नहीं चाहिए। हमारे पूर्वजों ने इससे भी बड़े तूफानों का सामना किया है और हम भी कर लेंगे। राम सिंह ने पूछा, ईश्वर पाजी, अब हमें क्या करना चाहिए? हम घेरे गए हैं और दुश्मन हमें हर तरफ से घायल कर रहे हैं। ईश्वर सिंह मुस्कुरा कर कहते हैं, हमने साथ में तूफान का सामना किया है और हम इस बार भी जीतेंगे। ईश्वर सिंह ने तलवार उठाई और कहा, इज्जत के लिए, आजादी के लिए और हमारे भाइयों के लिए आज हम अपनी विरासत को अमर बनाएंगे। सूरज ने आसमान को प्यार से गरम नारंगी रंगों में लपेटा और युद्ध भूमि पर एक शांतिपूर्ण रोशनी बिखराई। हर तरफ से सुनाई दे रही गोलियां और बारूद की गूंज आने वाली भयंकर टकरार की तरफ इशारा कर रही थी। जैसे एक डरावना संगीत शुरू हो गया जो आने वाले संघर्ष का संकेत दे रहा था। एक युद्ध से प्रभावित दृश्य ने सैनिकों के चेहरों पर एक उदास और समर्पण भरा माहौल बिठा दिया। लॉकहार्ट किले में कैप्टन होम्स अपने फौजियों के लिए चिंतित दिख रहे थे, बार बार दूरबीन से देखने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक सैनिक से पूछते हैं, कोई मैसेज सारा गाड़ी से? सैनिक जवाब देता है, नहीं साहब। कैप्टन होम्स कहते हैं, इसका मतलब है सारा गाड़ी के वीर फौजियों को हमारी जरूरत है। कैप्टन होम्स सैनिकों को इकट्ठा करते हुए कहते हैं, हम दूसरी फौज लेकर सारा गाड़ी जाएंगे। बलविंदर, तुम भी साथ चलोगे? जी सर।
सारागढ़ी को हमारी मदद की जरूरत है। हम तैयार हैं सर। ईश्वर सिंह एक तरफ अपने फौजियों को खो रहे थे और दूसरी तरफ अपने बच गए फौजियों का हौसला बढ़ा रहे थे। ईश्वर सिंह कहते हैं, आज यहाँ कोई सिंध से नहीं, लुधियाना से नहीं, ना ही कोई लाहौर से है। आज हम सब सरफरोश हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। भयानक जंग आरंभ हो चुकी थी। अफगानी हर तरफ से सिखों पर वार कर रहे थे, हर तरफ से बस बंदूकें चल रही थी। इसी बीच गुरुमुख सिंह को गोली लग जाती है। जीवन सिंह चिल्लाता है, गुरबख्श बाजी। गुरुमुख सिंह दम तोड़ते तोड़ते भी वतन की रक्षा करने को कह जाते हैं। ओए जीवे, इन अफगानों को छोड़ना नहीं। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ओए गोलियां दे जल्दी। इसी बीच एक दूसरा जवान भी शहीद हो जाता है और ईश्वर सिंह चिल्लाते हैं, वीरे नहीं। तभी गुल बादशाह ईश्वर सिंह की इस हालत पर हंसते हुए बोलता है, तुमने खून पसीने से सारागढ़ी को सींचा। ये सारागढ़ी तेरे लिए हिंदुस्तान है, पर अब ये हिंदुस्तान खत्म होने वाला है ईश्वर सिंह। ये हिंदुस्तान तुम लोगों की लाश के साथ मिट्टी में मिलने वाला है। ईश्वर सिंह लगातार अपने फौजियों के साथ लड़ रहा था। अपने हिंदुस्तान को बचाने के लिए ईश्वर सिंह और उसकी फौज ने अपना दिल, जान, हिम्मत, जज्बा सब लगा दिया था। जीवन सिंह को गोली लग जाती है। बूटा सिंह जीवन के पास भाग के जाता है। जीवे, जीवे, तू ठीक है? मैं ठीक हूं। जीवे, बाजी, सांस से भी कम है और हाथ गोला भी, पर मैं हारूंगा नहीं। इनको मार के ही जाऊंगा। ये शहादत भी किसी किसी को नसीब होती है बाजी। उधर से गुल बादशाह कहता है, क्या हुआ ईश्वर सिंह? कहाँ गया तुम्हारा गुरूर? हाँ? हिंदुस्तान को बचा नहीं पाया, हार गया ईश्वर सिंह। सारागढ़ी गुल बादशाह से हार गई है। गुल बादशाह! तभी गुल बादशाह उसके ऊपर गोलियों की बरसात कर देता है और जीवन सिंह अपनी धरती मां की गोद में जा गिरता है। ईश्वर सिंह हर तरफ अपने वीर जवानों को गिरता देख खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। उनकी आंखों में दुश्मन के लिए नफरत दिख रही थी। फिर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और ईश्वर सिंह को पुराने की यादों की ओर ले गया, जहां ना जंग थी, ना गोलियों की आवाज, ना बारूद की गंध, ना ही डर का माहौल। वहां था तो बस सुकून, शांति और मां की गोद में सर रख के सोने का वो आनंद, पक्षियों की वो चहक। पंजाब के गांव लुधियाना में खेतों के बीच पला बढ़ा हमारा वीर नेता ईश्वर सिंह, जिसका सपना शांति भरे खेतों का था। अपनी मां के आंचल की छांव थी। रात की चांदनी में आंखें बंद कर वो आराम से जीता था। सिपाही गुरुमुख, अपनी मां का दुलारा। उसकी मां की लोरियां उसके पूरे घर में गूंजती थी। वो लाड प्यार से भरा बचपन, वो मां की प्यारी सी डांट, वो पेड़ पर चढ़ जाने पर पापा की मार, वो सुकून से बैठकर परिवार के साथ खाना खाना। नायक लाल सिंह, दिल फेंक आशिक, खेतों की हवाओं में घुल गई बचपन की कहानियां। जब 10वीं में था तभी से गांव की एक लड़की पर अपना दिल गंवा बैठा था। शादी की वो कस्में, वो वादे। सिपाही जीवन सिंह तितलियों और सपनों के पीछे दौड़ता हुआ बड़ा हुआ एक वीर सैनिक, जिसका बचपन दादी की कहानियों से भरा था। सिपाही राम सिंह का सपना समुंदर के समान अनंत था। वो खेतों में क्रिकेट खेलना,
हंसी की खिलखिलाहट गांव में गूंजना, जिनकी हर एक कहानी का अंत एक डांट से होता था। जब कानों को वो गांव की चिड़िया की चहकती आवाज की जगह गोलियों की आवाज सुनाई दी, तो यादों ने अपना कर्तव्य याद दिला दिया। नीले आसमान के नीचे सिख ऊंचाई पर गंभीर भावना के साथ खड़े लड़ रहे थे। उनकी पगड़ियां मुसीबत का मुकाबला करते हुए उनका साथ दे रही थी। जब सारागढ़ी पर एक और अफगानी सेना का तूफान आया, तो सारे फौजी पक्के इरादे के साथ तैयार हो गए। तभी हवलदार ईश्वर सिंह की आवाज सुनाई देती है, वीरो, हौसला रखो, ये जंग हमें जीतनी है। सैनिक, जिनको यादों का बादल भड़का रहा था, उन्हें ईश्वर सिंह की आवाज ने फिर से एक बार जगा दिया। ईश्वर सिंह की आवाज सुनते ही सिख सैनिक चिल्लाते हैं और बंदूक से गोलियों की बौछार करते हुए कहते हैं, हमारे गांव की तितलियों और सपनों के लिए। उसके साथ सिपाही बूटा सिंह ने सर हिलाकर कहा, और खेतों में गूंजती हुई हंसी के लिए। जब युद्ध तेजी से बढ़ रहा था, आने वाले भविष्य का बोझ हवा में महसूस हो रहा था। सिख सैनिक थक कर भी दृढ़ता के साथ खड़े थे। चारों ओर लाशों के बीच और कानों में पड़ती ये चीखें ईश्वर सिंह और उनके सैनिकों को डरा रही थी। ईश्वर सिंह, जिनकी आंखें अभी भी चमक रही थी, वो निडर होकर आने वाले हमले का डट के सामना करने को तैयार खड़े थे। भाइयों, हर तूफान में हम साथ खड़े थे। आज हम सबसे बड़े तूफान का सामना कर रहे हैं, लेकिन ये जान लो कि हमारे हौसले अभी तक टूटे नहीं हैं। इस पर सिपाही बूटा सिंह, जो अक्सर जिंदा दिल होता था, गंभीर होकर उसने कहा, एक आखिरी बार हमारे गांव के लिए, हमारे सपनों के लिए। उसके साथ ही खड़ा सिपाही गुरुमुख सिंह, जो आमतौर पर हंसने वाला था, गंभीरता से कहता है, आज आखिरी बार, हर हंसी में, हर आंसू में। युद्ध का शंख बजने लगा, जबकि पहाड़ों में सिख सैनिकों की बंदूक की आवाज गूंज रही थी। आखिरी जंग एक मजबूत और निर्णायक हमले के साथ शुरू होती है। सिख सैनिक इस हमले के लिए तैयार थे। हथियारों और बारूद की कमी के बावजूद वो दृढ़ता के साथ खड़े थे। वे अपने देश के लिए लहू बहाने को तैयार, अपनी मां धरती के चरणों में अपना शीश झुकाकर देश की लाज बचाने को तैयार खड़े थे। अपने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान लुटा देने को तैयार थे। मन में ठान चुके थे, या तो युद्ध का परचम फहराकर वापस आएंगे या उसमें लिपट के। अफगानों ने सारागढ़ी को चारों तरफ से घेर लिया था और सिखों पर दो तरफा हमला बोला गया, पर सिखों ने अपना हौसला नहीं गंवाया और वे लगातार अपनी मिट्टी को बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। ईश्वर सिंह की आवाज गूंज रही थी, बोला, दरवाजे पर मत आने दो उनको, गोलियां चलाते रहो। बोला, बच के। कुछ सैनिक धमाधम गोलियां बरसा रहे थे, पर अफगानों की संख्या खत्म ही नहीं हो रही थी। अफगान सारागढ़ी पोस्ट को तोड़ते हुए अंदर दाखिल हो चुके थे और एक एक करके सिख सैनिकों को मौत के घाट उतार रहे थे। भोला अफगानी को अंदर घुसते हुए देखता है और वो अपनी तलवार निकालता है और दुश्मन की तरफ भागता हुआ चिल्लाता है, भाइयों, याद रखो, हम यहाँ क्यों खड़े हैं। सारागढ़ी सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, ये हमारा हिंदुस्तान है और हमें अपने हिंदुस्तान की रक्षा करनी होगी। एक सिख सैनिक अपने वाहे गुरु को याद करते हुए तलवार निकालकर भागता हुआ कहता है, हे वाहेगुरु मेहर कर, वाहेगुरु मेहर कर मेरे मालिक। ईश्वर सिंह अपने सैनिकों को बुला रहा था, बोला,
जब तक लीडर ईशर सिंह की आवाज भोला के कानों में जाती है, तब तक वो वीर जवान अपनी धरती के लिए शहीद हो चुका था। ईशर सिंह की आंखें नम हो चुकी थी। वो चिल्लाना चाहते थे, दहाड़ना चाहते थे, पर अपने एक एक करके वीर फौजियों को शहीद होते हुए देख उनकी ताकत अब जवाब दे रही थी। ईशर सिंह अब सारागढ़ी की हवाओं को महसूस कर रहे थे, जिसमें आने वाले आंधी का संकेत था। दूसरी तरफ लाल सिंह ने देखा कि दुश्मन पेरीमीटर में घुस रहा है, तो उसने बिना किसी भय के खुद को समर्पित कर दिया और उसने दुश्मन को परास्त करते हुए वीर गति प्राप्त कर ली। ईशर सिंह अपने चारों तरफ नजर घुमाकर देखते हैं। उन्हें हर जगह उन वीर फौजियों की लाश दिखाई देती है और दूसरे अफगानियों की संख्या, जिन्होंने उनके वीर सैनिकों को हमेशा के लिए सुला दिया। ईशर सिंह अपने बचे सैनिकों को इकट्ठा करते हैं और हाथ में मशाल लेकर कहते हैं, ओए मेरे जवानों, नारायण, राम, दद्दू, 36 रेजिमेंट के सिखों में से हम बस 6 सिख बचे हैं। अब तक हुक्म देने वाला सिर्फ मैं था, हवलदार ईशर सिंह। लेकिन आज तुम सब ऑफिसर्स हो। आज ना हुक्म देने वाला कोई है, ना लेने वाला कोई है। दुश्मन भारी तादाद में है हमारे सामने, और जब तक हमारी आखिरी सांस चलेगी तब तक इनको हम इनका परचम लहराने नहीं देंगे। और गुल बादशाह का कोई ख्वाब पूरा नहीं होगा। दूसरी तरफ अफगानी सैनिकों की एक टुकड़ी सारागढ़ी पोस्ट के किले का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगी और वो सफल भी हो गए। पर उनके आगे खड़ा था ईशर सिंह, जो हाथ में बम लेकर मशाल से जलाता है और फेंकते हुए कहता है, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। चारों तरफ अफगानियों की लाशें बिछ जाती हैं। अफगानों की सेना इतनी ज्यादा थी कि बम ब्लास्ट के बाद भी अफगानी ईशर सिंह की तरफ बढ़ रहे थे। ईशर सिंह भी सीना तान के खड़े थे। ईशर सिंह ने शोर मचाया, उनके शब्द चट्टानों में गूंज रहे थे। आ जाओ ओए, ये ईशर सिंह इस सीमा की रक्षा के लिए दीवार बनकर खड़ा है। बाकी सैनिक भी ईशर सिंह के साथ आ जाते हैं और कहते हैं, पाजी जो भी हो, हम मिलके सामना करेंगे। दोनों ओर से अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हो गया। अफगानियों के आते ही बंदूकों की लड़ाई हाथों और तलवारों की लड़ाई में तब्दील हो गई। अफगानी लश्कर से लड़ना इतना आसान नहीं था। वे बहुत भारी संख्या में थे। इसके बावजूद भी सिख सैनिकों ने हौसला नहीं खोया। युद्ध के बीच में एक सैनिक अपनी आवाज में हिम्मत भरकर अपने साथी को बढ़ावा देता है, भाई एक साथ काट डालो सबको। कई सिख सैनिकों को गहरी चोट लग चुकी थी, जिससे उनका मनोबल टूटने लगा कि तभी हवलदार ईशर सिंह द्वारा ली गई जो बोले सो निहाल की आवाज ने सिखों में जोश भर दिया। घायल सिखों ने फिर से तलवार को थामा और अफगानियों को अपनी तलवार से काटना शुरू कर दिया। ऐसे ही सारे जवान जो बोले सो निहाल के नारे के साथ आगे बढ़ते गए और अफगानियों को मौत के घाट उतारते गए। सिखों ने सारागढ़ी को अफगानों की लाशों से भर दिया था। तभी उन 6 सिखों में से एक को गोली लग जाती है और उसको बचाने आए सैनिकों को वो कहता है, वीरों, मेरी चिंता मत करो, तुम लोग अपना कर्तव्य निभाओ। ये जंग हम अपनी जिंदगी और हमारी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। जब युद्ध का जुनून अपने चरम पर पहुंचता है, हर तरफ बस तलवारों की टकरार और गोलियों की आवाज पहाड़ों में गूंज रही थी। तभी उस सैनिक की अपने साथियों के लिए आवाज गूंजती है,
तुम लोग आगे बढ़ो, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे लिए। भारत माँ पे जीत का परचम लहराना है। जो बोले सो निहाल। ईश्वर सिंह उसको जवाब देते हुए कहते हैं, सत श्री अकाल। आधे सिख वीर गति पा चुके थे और आधे सिख लड़ने मरने का खेल खेल रहे थे। हवलदार ईश्वर सिंह तेज हमले के बीच खड़ा होकर हर हमले को बहादुरी से लड़ता गया। एक एक अफगान को अपनी तलवार से हिंदुस्तान की मिट्टी की धूल चटा दी। अफगानों का हमला सहकर भी अपनी साहस और हिम्मत ना खोते हुए भी वो लड़ता रहा। ईश्वर सिंह लड़ते लड़ते अपने वीरों से कहता है, ये हमारी आखिरी जंग है वीरों, और हम ये जंग जीतेंगे। ईश्वर सिंह बेखौफ होकर आवाज लगाते हुए चिल्लाते हैं, चलो एक आखिरी बार साथ मिलकर दिखाते हैं इनको हमारे जज्बे को। ईश्वर सिंह ने और उसकी पगड़ी जो पसीने और खून के रंग से भरा हुआ था, अपने योद्धा के होने धर्म को निभाया और भारी संख्या के दबाव के बावजूद उन्होंने और उनके साथियों ने कभी हार नहीं मानी। ईश्वर सिंह लगातार गोलियां बरसा रहा था अपने दुश्मनों पर। दूसरी तरफ बूटा सिंह गोलियों की अंधाधुंध बरसात कर रहा था। तभी ईश्वर सिंह चिल्लाते हैं, बूटा मार, सबको मार। हाँ ईश्वर जी। तभी बूटा के पास गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो ईश्वर सिंह उसे गोलियों से भरा बैग फेंक कर देते हैं। बूटा ये पकड़। बूटा सिंह गोलियां बंदूक में डालकर वापस गोलियों की बौछार करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ अफगानी भी पीछे नहीं हट रहे थे। बचे हुए कुछ सिख जी जान लगाकर उनका सामना कर रहे थे। तभी अचानक एक सैनिक राम सिंह के आगे आ जाता है और गोलियां उसके सीने को छेद करके निकल जाती हैं। और वो जवान वहीं गिर जाता है। राम सिंह उसे अपनी गोद में लेकर चिल्ला रहा था, काके, पाजी, प्राजी, ये क्या कर लिया आपने? मेरी गोली थी वो पाजी। पाजी की किता। वो सैनिक अब अपना दम तोड़ रहा था। नहीं पाजी नहीं, प्राजी, राम सिंह को अकेले छोड़ के मत जाओ पाजी। वो सैनिक वहां आंखें बंद कर लेता है। राम सिंह रोते बिलखते हुए चिल्लाता है, मेरे वीर जी का सीना चीर दिया, छोड़ूंगा नहीं पाजी, छोड़ूंगा नहीं पाजी। और वो भाग के बाहर जाने लगता है, सारे अफगानियों को रास्ते से हटाते हुए। ईश्वर सिंह उसे आवाज देता है, राम। लेकिन राम सिंह के अंदर वो आग जल रही थी जो अब कभी शांत नहीं होने वाली थी। वो बाहर जाकर महमदुल्लाह का सीना अपनी तलवार से चीर देता है। ईश्वर सिंह राम को आवाज दे रहे थे, राम। राम सिंह तब तक वहीं खड़े खड़े अफगानियों के बीच शहीद हो जाता है। ईश्वर सिंह अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वाहेगुरु मेहर कर। धीरे धीरे कर सारे सैनिक मर चुके थे। तभी गुल बादशाह आता है और कहता है, तुम्हारी सारी फौज मर चुकी है ईश्वर सिंह। मेरी फौज उनको नोच कर खा चुकी है। अब तेरी बारी है। ओए, हमला ओए। बटालियन में सबसे छोटे महज 19 साल की उम्र के गुरमुख सिंह ने अकेले ही करीब 20 अफगानियों को अपने हथियार से मौत के घाट उतारकर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गया। ईश्वर और 2 अन्य जाबाज घायल सिपाहियों ने 3 घंटे तक युद्ध में वीरता का परिचय देते हुए अफगान सेना के 600 से ज्यादा सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। अंतिम सांस तक लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। सारा गढ़ी को नष्ट करने के बाद गुल बादशाह अपने सैनिकों के बीच कहता है,
सारा गढ़ी हार गया। कर फतेह, कर फतेह, कर फतेह। अभी आवाज गुंजन हुआ ही था, तभी ब्रिटिश सैनिक अपनी फौज के साथ वहां पहुंच गए और अफगानियों ने उन पर तोपें चलाई। पर अंग्रेजों की फौज उन पर भारी पड़ी और उनके जबरदस्त हमले से अफगानी सेना जंग हार गई और सारा गढ़ी किला अंग्रेजों ने उनसे छुड़ा लिया। लेकिन बचाव दल के वहां पहुंचने पर 600 से ज्यादा मरे हुए अफगान और 36वें सिख रेजिमेंट के 21 सिपाहियों की लाशें बिछी थी। सारा गढ़ी की लड़ाई का मैदान एक भयानक खामोशी में था, जिसमें क्रूर संघर्ष का अवशेष छिपा हुआ था। ब्रिटिश सिपाही नम आंखों के साथ गिरे हुए साथियों के बीच चल रहे थे। कैप्टन होम्स ने दृश्य को ध्यान से देखा। उनकी आंखें अपने सिख सैनिकों को देखकर भर गई थी। कर्नल हॉटन, जिनके चेहरे पर अपने वीर सैनिकों को खोने का गम था, कैप्टन की ओर बढ़ते हुए कहते हैं, 36th सिख रेजिमेंट के वीरों ने शेर की तरह लड़ाई की है, लेकिन उनका ये बलिदान बहुत ज्यादा कीमती है। कैप्टन होम्स ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में गर्व और दुख दिख रहा था। उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। सारा गढ़ी की विरासत ने वीरता का स्थान बना लिया है। जब ब्रिटिश मातम में डूबे हुए थे, तब एक अफगान लड़ाकू समूह अंधेरे से उभर आया। तनाव थोड़ा बढ़ा, लेकिन एक बूढ़े अफगान सैनिक ने आगे बढ़कर कहा, आपके सिपाही इज्जत के साथ लड़े हैं। सारा गढ़ी की गूंज हमारे इलाकों में भी याद की जाएगी। माहौल गंभीर था। कैप्टन मिशेल अपने सिपाहियों के सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर दुख था, अपने साथी, अपने सैनिकों को खोने का। वो कहते हैं, आज हम 36th सिख रेजिमेंट के बहादुर सिपाहियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका बहादुरी से भरा मुकाबला अनजाने मुश्किलात के सामने निराला है। हर एक ने शेर की तरह लड़ाई की। सारा गढ़ी को अटूट हिम्मत से बचाते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। कर्नल हॉटन बाउ, जो कैप्टन होम्स के साथ खड़ा था, ने कहा कि उनकी कुर्बानी हमारे इतिहास के बहुत गहरे रंग में लिखी गई है। 36th सिख रेजिमेंट ने एक वीरता की मिसाल रची है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए याद रहेगी। समारोह में जो भी ब्रिटिश सिपाही थक गए और दुखी थे, वो नए मकसद के साथ खड़े हुए। वीरता के मेडल्स शहीद हुए सिख सिपाहियों के परिवारों को समर्पण किए गए। ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया, जो कि एक भारतीय सैनिक को मिलने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार था। ये उनके अटल जज्बे का प्रतीक था। कैप्टन होम्स ने आगे बढ़ते हुए कहा, ये सम्मान सिर्फ मेडल्स नहीं है, ये हमारे सिख फौजियों के अटल इरादे और बलिदान की पहचान है। उनकी विरासत हमेशा रहेगी और दूसरों को भी ऐसे ही संवेदना के साथ मुश्किलों का सामना करने के लिए प्रेरित करेगी। एक बगलर ने लास्ट पोस्ट की धुन बजाई और ब्रिटिश सिपाहियों ने अंतिम विदाई में अपने वीर साथियों को सलाम किया। सारा गढ़ी युद्ध की झलक आज भी हमारे इतिहास में चमक रही है, जिसमें सिख सैनिक अपने देश और मानवता के लिए अपने प्राणों की बलियां दे रहे थे। इसे सम्मान से देखा गया। इंसानियत और बहादुरी को सराहा जाता है, चाहे वो किसी भी देश से हो। सारा गढ़ी के बाद जब समय गुजरा, ब्रिटिश अधिकारी अपने आप को उस हिस्टोरिकल बैटल के बारे में बात कर रहे थे। कैप्टन होम्स और कर्नल हॉटन ने सारा गढ़ी के इतिहास पर चर्चा की, जो हर किसी के जुबान पर थी। कैप्टन होम्स दूर की ओर ताकते हुए कहते हैं, The sacrifice of the 36th Sikhs will always echo
through the pages of our history. कर्नल हुटन सहमति जताते हुए बोलते हैं। Indeed, Captain. Saragari isn't just a chapter. It is a reminder to courage that influences our present and future. उनकी बातचीत का दौर चलता रहा, जब एक छोटा अधिकारी भी शामिल हो गया जो सारागढ़ी को अपने दृष्टि से समझना चाहता था। कैप्टन होम्स ने कहा, उन 21 वीर सैनिकों ने जिस स्पिरिट से उन अफगानियों का सामना किया, it is very inspiring for us. कर्नल हुटन ने भी कहा, Our duty is not just to remember, but to carry forward the Saragari's legacy with honor and bravery. आज के समय में सारागढ़ी हमारे लिए एक ऐसा अमूल्य संदेश देता है जो दिखाता है कि साहस और समर्पण से सीमाएं पार की जा सकती हैं। सारागढ़ी की जंग खत्म होने के बाद ब्रिटिश अधिकारी एक गंभीर ओकेजन पर इकट्ठा हुए। ये ओकेजन सारागढ़ी के शहीद हुए वीर सैनिकों के ऑनर में एक रिलीजियस सेरेमनी थी। कैप्टन होम्स, जो 36वीं सिख बटालियन के बहादुरों के नाम से भरे किले के बीच खड़ा था, अपने सिपाहियों से भाषण देते हुए भारी आवाज में कहता है, Today, as we stand on this hallowed ground, let us pay homage to those who made the ultimate sacrifice at Saragari. उनका courage and dedication ने हमारे दिलों में और हिस्ट्री के पन्नों में यूनिक इम्पैक्ट छोड़ा है। उसके बाद कर्नल हॉटन एक माला लेकर आगे बढ़कर उसे स्मारक के आधार पर रख दिया। These brave men have become a light of inspiration. सारागढ़ी सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं है, बल्कि एक अटल सोल की गवाही है। ब्रिटिश सिपाहियों ने अपने शहीद सिख सैनिकों को सैल्यूट करके उनको श्रद्धांजलि दी। अंत में कैप्टन मिशेल एक सीनियर सिख अधिकारी से कहते हैं, Your people fought with unmatched bravery. सिख अधिकारी ने जवाब दिया, आज उनके बलिदान की वजह से उन्होंने राष्ट्रीय सीमाओं के बीच मित्रता के बंधन बनाए। कैप्टन होम्स ने नोट करते हुए कहा, Their legacy lives on, not just in the pages of history, but in the camaraderie and respect that binds us today. जैसे समारोह समाप्त हुआ, ब्रिटिश अधिकारी साथ में सीनियर सिख अधिकारी के साथ सूर्य को डूबता हुआ देखते रहे। सूर्य डूब रहा था, पीछे छोड़कर एक प्रेरणा की वो तस्वीर जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे।